वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग इस वीडियो में भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान का जो टॉपिक है उसका अध्ययन करेंगे। पिछले बार इसी टॉपिक से हम लोगों ने सिर्फ डेमो देखा था और संवैधानिक विकास का कुछ हिस्सा हम लोग पढ़े थे, जिसमें हम लोग 1833 का चार्टर एक्ट पढ़ चुके थे और हमारे यहाँ की जो गतिविधियाँ थी, जो संवैधानिक विकास का जो स्टेप बाय स्टेप जो एक बृहद रूप दिखाई दे रहा था, उसी का अगला स्टेप आज हम लोग देखने जा रहे हैं। आज हम लोग 1833 के चार्टर एक्ट के बाद से जो चार्टर एक्ट आया उसका हम लोग अध्ययन करेंगे और उस चार्टर एक्ट के बाद से 20 वर्षों के बाद से हम लोग पढ़े हुए हैं। इससे पहले दो तीन जो चार्टर एक्ट आए हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 20-20 वर्ष के लिए दिया गया एक तरह का रिन्यूअल अधिकार पत्र था। 20 वर्ष 1833 के बाद से 20 वर्ष बीतने के बाद से 1853 का 1853 का यह चार्टर एक्ट आता है और इसमें हम लोग अभी देखने चल रहे हैं कि क्या क्या ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए क्या क्या प्रावधान किया हुआ है। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत बृहद नहीं, लेकिन हम लोग देखते हैं। पहला तो यही है कि इस चार्टर एक्ट की जो व्यवस्था थी वह निश्चित अवधि के लिए नहीं था। निश्चित अवधि के लिए यह चार्टर एक्ट नहीं था, अर्थात इससे पहले के जो चार्टर एक्ट थे वो 20-20 वर्षों के लिए दिए गए थे, लेकिन इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को इस अधिकार पत्र के द्वारा, या यूँ कहेंगे कि इस चार्टर एक्ट के द्वारा कितने समय के लिए ऐसा प्रशासन करने का, भारत में प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है। इससे साफ संकेत है या संकेत मिला था कि ईस्ट इंडिया कंपनी निकट भविष्य में इन अपने अधिकार या अपने दायित्वों से मुक्त की जा सकती है। इसी क्रम में हम लोग देखते हैं इस चार्टर एक्ट के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान हुए थे। जैसे भारत में पहली बार जो सिविल सर्विसेज जो आज हम लोग देख रहे हैं, उस समय इसे ICS के नाम से जाना जाता था, इंडियन सिविल सर्विसेज। इसके लिए कंपटीशन की बात हुई थी। भारत में कहा गया था धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर भारत में अब सिविल सर्विसेज में लोग एग्जाम दे करके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे करके सेलेक्ट होकर के जाएंगे और इस सेवा में अपनी सर्विस दे सकेंगे। अगला जो इसमें महत्वपूर्ण प्रावधान था फ्रेंड्स, वो है इसमें आधुनिक विधायिका का निर्माण किया गया पहली बार। मतलब विधायिका का मतलब आप जानते होंगे कि ऐसी संस्था, ऐसी संवैधानिक संस्था जो विधायन का काम करती है, यानी जो कानून बनाने का काम करती है। तो भारत में आधुनिक विधायिका की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा या किस चार्टर एक्ट के द्वारा हुई? तो 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा हुई। और यह आधुनिक विधायिका है तो पूरे देश के लिए एक विधायिका के निर्माण की बात की गई थी। यानी भारत में अब संसद के विकास का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। यह संसद का ही कार्य है और संसद को आप विधायिका के रूप में आज हम लोग संसद को ही देखते हैं। अगला जो इसमें महत्वपूर्ण हिस्सा था फ्रेंड्स, वह था जो गवर्नर जनरल उस समय होता था। आप जानते होंगे ईस्ट इंडिया कंपनी जिसके अधीन भारत में वर्क करती थी, वो गवर्नर जनरल होता था जिसकी नियुक्ति लंदन से होकर के आती थी। तो इसके दो कार्य थे उस समय। पहला था विधायिका, दो महत्वपूर्ण कार्य थे, और दूसरा थी कार्यपालिका या कार्यकारी शक्ति। तो इस गवर्नर जनरल के इन दोनों अधिकारों को अब वर्गीकृत करने का प्रयास किया गया, अब अलग करने का प्रयास किया गया इसी चार्टर एक्ट के द्वारा। और अंतिम महत्वपूर्ण जो प्रावधान था
इस चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा वह यह था कि जो भारत में विभिन्न अंग्रेजों की गतिविधियां चल रही थी, उन गतिविधियों को उस समय के कंडीशंस के हिसाब से कंट्रोल करने की बात की गई थी। फिर इसी क्रम में हम लोग देखते हैं जो अंतिम गतिविधि महत्वपूर्ण थी वह थी बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स। नाम सुने होंगे। यह बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से बाहर कंट्रोल करने के लिए या इसकी गतिविधि को कंट्रोल करने के लिए दो संस्थाएं थी, एक बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स और दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स इन दोनों ने ही मिलकर के भारत में इस गतिविधि को कंट्रोल करने का प्रयास किया। इसके जो बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स थे, प्रोप्राइटर्स थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसके 24 सदस्य थे। अब इसे घटा करके 18 सदस्य बना दिया गया, कम किया गया। हालांकि यह प्रश्न अब तक नहीं पूछा है, न यह पूछा है। हालांकि ये प्रश्न दोनों थोड़े से महत्व रखते हैं, तो इसको जानते रहिएगा क्या क्या गतिविधि है। यह जो चार्टर एक्ट है, अगर हम लोग देखें ठीक से, एक तरह से देखा जाए तो यह चार्टर एक्ट अपने समय का अंतिम चार्टर एक्ट बना या अंतिम चार्टर एक्ट साबित हुआ, क्योंकि इसके बाद से कोई चार्टर एक्ट नहीं आया। 1853 के बाद से हम लोग जानते हैं 1857 में भारत में क्रांति हुई थी, और यह क्रांति इतनी वृहद थी कि इस क्रांति का प्रभाव लंदन यानी यूरोप तक दिखाई देता है। और यूरोप में दिखाई जब देता है तो इस 1857 की जो क्रांति थी, जो स्पेशली हम लोग पढ़ेंगे आगे बढ़ करके हिस्ट्री वाले पोर्शन में, थोड़ा सा देखते हैं इस क्रांति के कारण जो हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी पर प्रभाव पड़ा और इसके प्रशासन पर प्रभाव पड़ता है भारत में, जो 1853 के कुछ ही दिनों के, कुछ ही वर्षों की बात की घटना है। इसी के कारण इसका जो प्रशासन था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वह इससे छीन लिया गया। याद रखिएगा, इस कंपनी को नहीं समाप्त किया गया, यह कंपनी चलती रही, वर्क करती रही। हालांकि इसके जो प्रशासनिक कार्य थे, जो भारत में प्रशासनिक कार्य थे, वह अब ब्रिटिश क्राउन के हाथ चले गए। क्राउन का मतलब होता है ताज, जिसे हम लोग मुकुट भी कहते हैं। तो यह प्रशासन ब्रिटिश क्राउन के हाथ चला गया। सीधे सीधे कहें कि यह ब्रिटेन के सरकार के हाथ में चला गया। ब्रिटिश सरकार अब इस प्रशासन को कंट्रोल करने लगी। ईस्ट इंडिया की कंपनी जो थी, उसका प्रशासन भारत से छीन लिया गया उससे, और यह प्रशासन क्राउन को दे दिया गया। क्राउन चूंकि वहां का जो ताज पहनती है महारानी, और वह उनकी शक्ति का प्रतीक है, और वहां पर संवैधानिक राजतंत्र है ब्रिटेन में, इसीलिए वहां के क्राउन को ब्रिटिश सरकार का एक तरह से कहा जाता है कि संवैधानिक प्रमुख। तो यह ब्रिटेन की सरकार के अधीन प्रशासन चला गया और ईस्ट इंडिया कंपनी को वहां से बैक होना पड़ा। यह बैक होना पड़ा इस 1857 की क्रांति के बाद से, और प्रशासनिक अधिकार ले लिए गए। और भारत में इस ब्रिटिश सरकार या क्राउन के द्वारा जो नए सुधार किए गए, एक प्रशासनिक सुधार, उसी को भारत शासन अधिनियम 1858 कहा जाता है। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ से शासन खत्म हो गया और यह ब्रिटिश सरकार का अब यहाँ से सीधे सीधे कंट्रोल हो जाता है। इस गतिविधि में हम लोग आगे बढ़ के देखते हैं कि क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी। फ्रेंड्स, पहला तो हम लोग यही देखते हैं, इसमें जो गतिविधि थी उसमें पहला था ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन समाप्त कर दिया गया। प्रशासन समाप्त हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त नहीं हुई है। जानते रहिएगा, यह कंपनी 31 दिसंबर सन 1600 को बनी थी। यह हम लोगों ने पिछले बार पढ़ा हुआ है। और कहाँ बनी थी? लंदन में बनी थी। लंदन में यह कंपनी बनी थी। और उस समय जब लंदन में यह गतिविधि हो रही थी, कंपनी बन रही थी, तो भारत में कौन शासन कर रहा था, सब कुछ बताया जा चुका है। यह कंपनी समाप्त कब होती है? 1 जून 1874 को।
और अभी हम लोग देख रहे हैं 1858, यानी 58 के काफी दिनों के बाद से आप गिन सकते हैं, देख सकते हैं, जोड़ सकते हैं कि कब इसको समाप्त किया गया, 1 जून 1874 को। इसके भी समाप्त करने की बहुत अच्छे कारण थे। इन कारणों को हम लोग हिस्ट्री में देखेंगे। तो ईस्ट इंडिया का कंपनी का प्रशासन समाप्त कर दिया गया और प्रशासन ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। यह 1858 के यह भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत ये प्रावधान थे। और बड़ी बात ये थी कि इस अधिनियम का शीर्षक क्या था। यदि आपसे पूछ दे कि भारत शासन अधिनियम का शीर्षक क्या था, तो यहाँ पे होगा भारत में श्रेष्ठ शासन हेतु, यानी इसका यह शीर्षक था द एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यह भारत में श्रेष्ठ शासन हेतु यह प्रावधान था, अधिनियम आया था। ऐसा ब्रिटिशर्स लोगों ने कहा था, जो बात के कालों में हम लोग देखते हैं कि अगर यह श्रेष्ठ शासन के लिए होता तो भारत में स्वतंत्रता आंदोलन या नेशनल मूवमेंट नहीं चलता। यह मात्र एक छलावा था और ऐसी गतिविधियों पर ही आगे चल करके दादा भाई नेहरूजी ने यह कहा है कि यह तो नए बोतल में पुरानी शराब है। तो बहुत सी गतिविधियां पे हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं यह ब्रिटिश प्रशासन समाप्त, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन समाप्त कर दिया गया। फिर यहाँ पे देखते हैं कि जो गवर्नर जनरल था भारत में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत प्रशासनिक प्रमुख के रूप में गवर्नर जनरल था, उसे वायसराय बना दिया गया। वायसराय यह नाम दिया गया है, जानते रहिएगा, यह नाम दिया गया है। अब गवर्नर जनरल वायसराय के रूप में जाना गया। वायस का मतलब होता है, आप जानते होंगे, वायस का मतलब होता है उप, और राय का मतलब क्या होता है, राय का मतलब होता है प्रमुख, हेड या मुखिया। तो ये मुखिया कौन था, ब्रिटिश क्राउन का या ब्रिटिश शासक का या ब्रिटिश राजा का, सम्राट का यह वाइस था, प्रतिनिधि था। यानी भारत का जो प्रशासन अब चलना था वो अभी कहा गया है ब्रिटेन के द्वारा चलना था। तो ब्रिटेन में उस समय संसद थी और संसद के ऊपर संवैधानिक प्रभु, जैसे भारत में राष्ट्रपति होते हैं वैसे वहां पर सम्राट या महारानी होती है, ये जानते रहिएगा। संसद का संवैधानिक प्रमुख, और इसी संसद का एक प्रतिनिधि था जो यहाँ पर भारत की गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए या प्रशासनिक गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया। उसे भारत सचिव कहा गया। अभी हम लोग देखते हैं क्या गतिविधि है, अभी देखते हैं। तो भारत में क्या हुआ, यह गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया। सम्राट का, सम्राट को यहाँ पे रॉय कहा गया है। वाइस का मतलब उप होता है, मतलब इसका प्रतिनिधि यह बन गया। और ब्रिटेन में, लंदन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल प्लस बोर्ड ऑफ प्रोपराइटर्स, दो संस्थाएं थी। बहुत पहले हम लोग पढ़े थे, इसका फर्स्ट वाले पार्ट में पढ़े थे, देख लीजिएगा। इन दोनों संस्थाओं को समाप्त कर दिया गया। ये दोनों संस्थाएं ही गवर्नर जनरल और अन्य लोगों को नियुक्त करती थी और उनके प्रशासनिक गतिविधियों को देखती थी, वहां से कंट्रोल करती थी भारत में। तो इसको समाप्त कर दिया गया और इनके जगह, इसके स्थान पर ब्रिटिश संसद का, इस संसद का एक प्रतिनिधि, एक कैबिनेट का सदस्य, एक मंत्रिमंडल का मेंबर, यहां पर भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, भारत सचिव की नियुक्ति होती है। इनके स्थान पर भारत सचिव बनता है। भारत सचिव कौन था, तो ब्रिटिश संसद का यह कैबिनेट का मेंबर था, उसके मंत्रिमंडल का सदस्य था। और इसकी सहायता के लिए एक परिषद बनाई गई। इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय एक परिषद बनाई गई
और बड़ी बात थी कि यह परिषद 8 और 7 दो हिस्सों में डिवाइडेड थी, बटी हुई थी। 8 जो सदस्य थे इसको सम्राट या महारानी या सीधे सीधे कहेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट चुनती थी इस 15 में से, और 7 को ईस्ट इंडिया कंपनी चुनती थी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी वहां पर मौजूद थी, केवल प्रशासन यहां से छीन लिया गया था। तो यह 15 सदस्यीय यह जो एक काउंसिल था वो इसकी सहायता के लिए बनाया गया था, और इनकी सहायता के लिए वहां पे किया गया था, और यह लोग सीधे सीधे ब्रिटिश सम्राट के प्रति, ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होते थे। अब थोड़ी सी इसकी प्रक्रिया को समझे। भारत में अभी हम लोगों ने देखा है कि वायसराय है। वायसराय किसके प्रति उत्तरदायी था तो जानते रहिएगा, ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। लेकिन यह किसका प्रतिनिधि था? यह प्रतिनिधि था सम्राट या महारानी का। एकदम से क्लियर रहे, वायसराय यहां पे माना जाता था। अगर हम लोग देखते हैं, सॉरी वायसराय नहीं, यहाँ पे वायसराय की प्रक्रिया नहीं है, यहाँ पे हम लोग भारत सचिव को देख रहे थे। भारत सचिव इसका प्रतिनिधि था, ब्रिटिश संसद का मेंबर था, इसका प्रतिनिधि था, और इसका प्रतिनिधि के रूप में वायसराय था। एक तरह से कहेंगे कि यह वायसराय भी इसका प्रतिनिधि था इसका, और यह इसके प्रति जिम्मेदार था और यह इसके प्रति जिम्मेदार था, यानी जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व ब्रिटिश संसद के प्रति इस भारत सचिव का था और इसका भी, और ये दोनों प्रतिनिधि थे। यह प्रतिनिधि था सीधे सीधे सम्राट या महारानी का। तो यह एक गतिविधि बनी थी। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण प्रावधान था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी, यह सेना सीधे सीधे ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी गई। इसका मतलब ब्रिटिश क्राउन को, ब्रिटिश सरकार को सौंप दी गई, और इस सरकार का जो अप्रत्यक्ष ही कहेंगे भारत सचिव के माध्यम से जो नियुक्त होता था, ये वायसराय या ब्रिटिश महारानी के द्वारा ये नियुक्त होता था वायसराय। और इस सेना का मालिक कौन हो गया? वायसराय। और भारत में जितने भी प्रशासनिक गतिविधियां होती थी या होंगी, उन समस्त गतिविधियों का अब एकमात्र जिम्मेदार कौन बन गया? सीधे सीधे यह वायसराय, यानी वायसराय का पद अति महत्वपूर्ण हो गया। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, जिसमें यह बताया गया है कि वायसराय के पदनाम में पुनः संशोधन किया गया, और ये कहा गया कि वायसराय को सिर्फ वायसराय नहीं बल्कि गवर्नर जनरल भी कहा जाए। इसीलिए कुछ किताबें इनको या कुछ टीचर्स इनको वायसराय को गवर्नर जनरल भी कह लेते हैं। हालांकि वो गलत नहीं है, सही है, क्योंकि जब भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा, इसके प्रतिनिधि के परिप्रेक्ष्य में सम्राट या महारानी के, तब यह वायसराय इसको कहा जाएगा एक व्यक्ति को। जबकि भारतीय प्रशासनिक गतिविधियों के अंतर्गत देखा जाए, भारतीय प्रशासन के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो भारतीय प्रशासन का हेड हुआ गवर्नर हुआ, तो इसको गवर्नर जनरल कहा गया भारतीय प्रशासनिक दृष्टि से। जबकि वायसराय या सम्राट की दृष्टि से या वहां के एंगल से देखा जाए तो यह वायसराय हुआ। तो एक ही पद दो परिप्रेक्ष्य में दो नामों से जाना गया, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो यह 1858 का भारत शासन अधिनियम था और इसमें बहुत सी गतिविधियां हुई। हालांकि जो गतिविधियां सुधार हुए, कुछ सुधार संवैधानिक नहीं थे, वो प्रशासनिक थे, उनको हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे, यहाँ पे उनको हम लोग उनका उल्लेख नहीं कर सकते। ठीक है, आगे हम लोग अगला पढ़ने जा रहे हैं 1800 सीधे सीधे 61 का जो भारत शासन अधिनियम था उसका अध्ययन करेंगे, और फिर 1892 का देखने चल रहे हैं। अगला जो भारत शासन अधिनियम है वह है भारत शासन अधिनियम 1861। यह 1861 का अधिनियम में 3-4-5 पॉइंट ही महत्वपूर्ण है, इसको जानते रहिएगा। पहली बार भारत में डिपार्टमेंटल सिस्टम स्टार्ट होता है, यानी पहली बार भारत में विभाग डिवाइड होते हैं, विभाग बनते हैं।
इसी को विभागीय सिस्टम कहा जाता है। और प्रशासनिक सुधार में ये बहुत बड़ा सुधार माना जाता है कि किसी काम को व्यवस्थित ढंग से निपटाने के लिए, उस कार्यक्रम के द्वारा उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए उसको डिपार्टमेंट के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाए और उस डिपार्टमेंट का एक हेड बना दिया जाएगा। वो संबंधित विभाग से जुड़ी हुई समस्त गतिविधियों का सीधे सीधे वो उत्तरदायी होगा और कार्य करेगा। तो भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत कब से मानी जाती है? 1861। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। फिर अगला है विधि निर्माण में भारतीयों का सहयोग। याद रखिएगा कि इसमें भारतीयों का सहयोग पहली बार भारतीयों को सीमित आधार पर ही सहयोग लिया गया। भारतीयों का उनसे थोड़ा सा राय मशवरा लिया जाता था, उनसे किसी कानून पर विचार मांगा जाता था कि आपके अनुसार क्या है। यह भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत, यानी भारतीयों का अब प्रशासन में प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है। और जनता का जब प्रशासन में प्रतिनिधित्व बढ़ने लगे तो लोकतंत्र धीरे धीरे हावी होने लगता है, लोकतंत्र बनने लगता है। और यही प्रशासनिक सीधे सीधे सुधार हमारे यहाँ संविधान में दिखाई देगा। यानी संविधान में सबके अधिकार और सबके प्रतिनिधित्व हैं और इसी की शुरुआत यहाँ पे हो रही है और यही हम लोग आगे बढ़ के पढ़ने वाले हैं। अगला है विधायी विकेंद्रीकरण। यह अति महत्वपूर्ण तथ्य है। हालांकि बहुत ज्यादा यहाँ से फैक्ट या प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, लेकिन विधायी विकेंद्रीकरण का नाम सुनते रहिएगा, जानते रहिए। विधायी का मतलब अभी कहा गया है कानून बनाना। विधायी का मतलब होता है रूल्स मेकिंग, रूल मेकिंग। जो कानून बनाने की प्रक्रिया होती है या कानून बनाने वाली संस्था होती है उसे विधायिका कहते हैं। जबकि विधायिका जो जिस शक्ति के द्वारा कानून बनाती है उसे विधायी शक्ति कहते हैं। और यहाँ पे विधायी विकेंद्रीकरण है। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है किसी चीज को अलग अलग हिस्सों में बांट देना है। केंद्रीकरण का मतलब होता है सब जगह एक, सब चीज को या विभिन्न चीजों को एक जगह इकट्ठा करना, एक जगह केंद्र में इकट्ठा करना। केंद्रीकरण मतलब केंद्र में सब चीजों को लेकर एक जगह इकट्ठा करना। और विकेंद्रीकरण का मतलब हो गया कि जो एक जगह है उसको कई हिस्सों में कई जगहों पर बांट देना। यानी केंद्रीकरण का ठीक ऑपोजिट विकेंद्रीकरण हुआ। तो यहाँ पर विधायी विकेंद्रीकरण की बात हो रही है। अभी कहा गया है कि गवर्नर जनरल या वायसराय भारत में समस्त प्रशासनिक गतिविधियों का अब कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, उसका जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा और वही उसके लिए उत्तरदायी होगा। किंतु इस शासन अधिनियम के द्वारा यह कहा गया, तत्कालीन समय में आप लोग पढ़े होंगे कि भारत का जो इलाका था, ठीक है, वो ब्रिटिशर्स का जो इलाका था वो हम लोगों के यहाँ कई जगहों पर बटा हुआ था। यहाँ वाले इलाकों में हम लोग देखते हैं कि मुंबई प्रेसिडेंसी थी। यहाँ वाले इलाकों में आज जो चेन्नई है वहाँ पर मद्रास प्रेसिडेंसी थी। और यहाँ पर आज जो बंगाल का या जो कोलकाता है उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी थी। और हम लोगों की जो राजधानी थी वो इसी प्रेसिडेंसी के हिस्से में कलकत्ता में पड़ती थी। तो गवर्नर जनरल या वायसराय कहाँ बैठता था? यहाँ बैठता था। दिल्ली उस समय राजधानी नहीं थी, आप जानते रहिएगा जिस समय की चर्चा हो रही है। भारत की समस्त प्रशासनिक गतिविधियों जो आज यहाँ पे पाकिस्तान है वो भी इसी के इलाके में था और यहाँ पे जो बांग्लादेश है वह भी यहीं पर था। इन सब के सारी चीजों को, प्रशासनिक गतिविधियों को कंट्रोल कहाँ से किया जाता था? इस कलकत्ता से। और कलकत्ता में वायसराय या गवर्नर जनरल बैठता था। जबकि यह प्रेसिडेंसिया थी। प्रेसिडेंसी का मतलब प्रांत के रूप में आज ले सकते हैं। हालांकि इलाका बहुत बड़ा था। बाद में यहाँ पे छोटे छोटे अन्य प्रेसिडेंसियों की इलाकों में स्थापना हुई। जो जिस समय की चर्चा हो रही है 1861 में, उस समय यही दोनों प्रेसिडेंसियां प्रमुख थी, अन्य छोटे बड़े क्षेत्र थे। तो कानून बनाने का अधिकार अगर केंद्रीकृत रूप से कहें या केंद्रीकरण की व्यवस्था की गई थी। आप बताइए, पिछले वीडियो में आप यदि पढ़े होंगे तो देखिएगा वहां पे केंद्रीकरण शब्द आया है। भारत में पहली बार प्रशासनिक केंद्रीकरण की शुरुआत किस चार्टर अधिनियम के द्वारा या किस भारत शासन अधिनियम के द्वारा या किस एक्ट के द्वारा हुआ था, आप देख करके बताइएगा। वैसे बस रेगुलेटिंग एक्ट को ठीक से पढ़ लीजिएगा। तो ये कंडीशन है, हम लोग देख रहे थे जब ये कानून बनाता था तो पूरे भारत के लिए बनाता था। इसमें यह भी प्रेसिडेंसी आती थी, इसका भी इलाका आता था। किंतु इसमें जो सुधार यह किया गया है, विकेंद्रीकरण किया गया है, अब इनको भी यह अधिकार दे दिया गया कि आप लोग अपने, इसका क्षेत्र बड़ा था ये पूरा इलाका,
गुजरात और आज का जो महाराष्ट्र का इलाका है उसके इर्द गिर्द का इलाका सब इसी के क्षेत्र में थे। महाराष्ट्र दक्षिण भारत के पूरा हिस्सा लगभग इसी के क्षेत्र में आता था। तो इन दोनों को भी यह अधिकार दिया गया इस अधिनियम के द्वारा कि आप अपने क्षेत्र के लिए कानून बनाइए और आप अपने क्षेत्र के लिए कानून बना सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि यह नहीं बनाएगा, यह भी बनाएगा, लेकिन यह भी अपने क्षेत्र के लिए बनाएंगे। कुछ अधिकार इनको दे दिया गया, यही विधायी विकेंद्रीकरण है, जानते रहिएगा। अगला है अध्यादेश जारी करना। यह रीट जारी करना या अध्यादेश जारी करना आज भारतीय संविधान में आप लोग पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं तो हम लोग संविधान पढ़ ही रहे हैं। वैसे यहाँ पे जान लीजिएगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 123 यह भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। जबकि हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 32 और 226 यह दोनों इससे सुप्रीम कोर्ट और इससे हाई कोर्ट अध्यादेश या रीट जारी करने की शक्ति रखते हैं। फिर 213 के द्वारा यह भी अनुच्छेद है भारतीय संविधान का। इस अनुच्छेद के द्वारा भारत का राज्य किसी स्टेट का राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। तो यह अध्यादेश जारी करने की व्यवस्था आज भारतीय संविधान में, और लगातार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों के हनन के फलस्वरूप कौन से अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है, हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के हनन के फलस्वरूप किस अनुच्छेद के अंतर्गत रीट जारी करता है, और भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत या भारत किसी स्टेट का राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत रीट जारी करता है, अध्यादेश जारी करता है। तो यह जानते रहे उसी टाइप का यह अध्यादेश जारी करने की शक्ति इस अधिनियम के द्वारा पहली बार हुई थी। अध्यादेश क्या है? यह कानून बना, जो कानून हमारे यहाँ बनाया जाता है तो ये शॉर्ट टर्म के लिए, अभी तो 6 महीने के लिए एक वैलिड कानून होता है। कानून के जैसे ही होता है राजाज्ञा, हम लोग कह सकते हैं कि उसके अंतर्गत 6 महीने के अंदर अगर कानून नहीं बनता है किसी विचित्र विषय पर, नए विषय पर, तो वहां पर सरकार काम कर सकती है। क्योंकि सरकार तभी काम करती है जब उसके हाथ में कानून हो। कानून नहीं है तो सरकार मौन हो जाती है। तो यह अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारत के वायसराय को या गवर्नर जनरल को कब मिली? पहली बार तो 1861 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। अगला है कि सैन्य कमांडर। भारत में सैन्य कमांडर यानी सेनापति की चर्चा यहाँ पे की गई है। और जो हम लोग देख रहे हैं बार बार वायसराय, तो यह वायसराय की सहायता के लिए भी इसके पास भी कुछ सदस्य थे जिसे वायसराय का परिषद कहा गया है। जैसे अभी हम लोग कहे हैं कि भारत जो सचिव है इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय एक परिषद थी, तो भारत में जो वायसराय था इसके लिए भी एक परिषद थी। सदस्यों की संख्या हमेशा घटती बढ़ती रही है, इसलिए बताना उचित नहीं है। तो इसी परिषद में अब यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण सदस्य के रूप में इसको शामिल किया गया इसी अधिनियम के अंतर्गत। बस इतना जानते रहिएगा। यह जो गतिविधि है 1861 का भारत शासन अधिनियम का। अब अगला जो हम लोग महत्वपूर्ण हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं वह है भारत शासन अधिनियम 1892। महत्वपूर्ण है, किंतु यहां से एक ही 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें पहला क्या अंतिम मानिए या पहला मानिए, बजट जो निर्माण था या बजट की जो गतिविधि आज आप लोग सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, तो ये बजट पर प्रश्न पूछने या चर्चा करने का अधिकार पहली बार 1892 के इस अधिनियम के द्वारा दिया गया था। प्रश्न पूछने का अधिकार जो देने की प्रक्रिया, चर्चा करनी, इससे पहले नहीं था। किसको यह अधिकार दिया गया? जो यह वायसराय की जो परिषद थी इसमें 2 तरह के सदस्य होते थे। एक तो होते थे सरकारी सदस्य और दूसरा होते थे गैर सरकारी सदस्य। सरकारी सदस्य मतलब जिसमें अंग्रेज अधिकारी होते थे, अंग्रेजों के अंतर्गत जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो इसके वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में थे। जैसे सैन्य कमांडर भी ये सरकारी मेंबर के रूप में इस वायसराय के परिषद में था। गैर सरकारी परिषद का मतलब है तत्कालीन समय में जो विद्वान लोग थे, जिनके पास या जो पब्लिक डीलिंग करने वाले लोग अच्छे लोग थे, उनको यह वायसराय
चुनता था, 2 4 5 6 7 जितना ये चुन सके। पहले शुरुआत में 2 4 लोगों को चुना गया, फिर थोड़ा सा बढ़ाया गया था बाद में। तो इन्हीं को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता था और निश्चित काल के लिए बनते थे, फिर हटा भी सकता था, नियुक्त भी करता था। तो इनको गैर सरकारी, क्योंकि ये सरकार के प्रशासनिक अधिकारी या विभिन्न कर्मचारियों के अंतर्गत नहीं आते थे, यह गैर सरकारी सदस्य थे। ये गैर सरकारी सदस्य भारतीय थे और इन्हीं भारतीयों को यह अधिकार दिया गया पहली बार कि आप बजट पर प्रश्न पूछिए। चूंकि ये बुलाए गए लोग हैं गेस्ट रूप में, तो इनसे पहले चुपचाप जो भी काम होता था बैठ के देखते थे, दर्शक दीर्घात टाइप का, ठीक है। कि तो यहाँ पर यह प्रश्न पूछने का जो बजट बन रहा था, तो वायसराय ने कहा कि कुछ प्रश्न पूछना है तो आप इसमें पूछ लीजिए। इसके द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा अब अधिकार दे दिया गया उनको, और प्रश्न पूछ सकते थे। कुछ बात आपस में वार्तालाप करते थे ये लोग आपस में, तो ये भी चर्चा में भाग ले सकते थे कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, हम भारतीयों के लिए आप लोग ऐसा करें। किंतु बड़ी बात थी कि यहाँ पर प्रश्न ये लोग जो पूछते थे, उस प्रश्न का जवाब यह वायसराय या सरकार देगी या नहीं देगी, वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता था। सरकार उस समय उनका जवाब दे भी सकती थी, अगर लगता था कि हाँ जवाब देना चाहिए तो देती थी, नहीं तो इग्नोर कर जाती थी और ये लोग कुछ नहीं कर पाते थे। मतलब यह सीमित आंशिक अधिकार था। लेकिन यह अभी मैं कहा हूं कि यहाँ पर ये भारतीयों की जो एक तरह से कहा जाए कि प्रशासन में थोड़ी सी भागीदारी मिलने लगी, उसी का ये अगला स्टेप था कि पहले तो भागीदारी मिली, यही भागीदारी मिली थी यहाँ पर गैर सरकारी सदस्य के रूप में। अब ये भागीदारी मिली तो यहाँ से अब थोड़ा सा एक स्टेप और हुआ कि उनको प्रश्न भी पूछने का अधिकार दिया गया। यानी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अब भारतीय प्रशासन में एंट्री कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि यही प्रशासन में इनका भागीदारी न होने के वजह से 1857 की क्रांति से पहले हुई थी। यदि ऐसी भागीदारी प्रशासन में भारतीयों की होती तो शायद वैसा 1857 की क्रांति नहीं हो पाती। तो जो भी रहे, यह भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत ऐसी गतिविधि हुई और यह इस समय तक हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा है। अगला है हम लोगों का अति महत्वपूर्ण जो 3 है, वो 1909 का, फिर 1919 का और 1935 का 3 है, जिसे हम लोग देखने जा रहे हैं।